हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम से स्टार जीएस गुरु पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है रहने वाला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और यूरोप। इससे पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के बारे में जाना था, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ के बुनियादी स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, वहाँ की जलवायु के बारे में जाना था, वहाँ के वनों के बारे में जाना था कि वहाँ पर टुंड्रा वन होते हैं और ऐसे बहुत सारे विश्वतीय वन, बहुत सारे ऐसे वन थे जिनके हमने वहाँ पे टाइप से पढ़े हुए थे। अब इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वहाँ की जलवायु कैसी होती है, वहाँ के जनजातियाँ कौन सी हैं और वहाँ पे वन कौन से पाए जाते हैं, वहाँ का बुनियादी स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है, वहाँ का रेलवे लाइंस कैसी हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ें, बड़ी वस्तु क्या है, बड़ा पर्वत क्या है, बड़ा गर्त क्या है, गहरा वाला, जो सारी चीज़ें हैं, झील वगैरह, सब कुछ हम इसी में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक उत्तरी अमेरिका के साथ में। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला है उसमें हमें कौन सा पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके खनिज उद्योग और झीलों में अगर देखते हैं तो ये अग्रणी होता है। कौन अग्रणी होता है? उत्तरी अमेरिका। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं हम यूरोप के बारे में, तो यूरोप के बारे में देखते हैं ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है और सर्वाधिक नगरीकृत और ऐतिहासिक रूप से ये समृद्ध भी माना जाता है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि तो जो अब हम अगले जो स्लाइड में करेंगे, जो हमारा जो अगला नेक्स्ट पीडीएफ रहेगा पेज रहेगा, उसमें हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि उसकी पर्वत श्रृंखलाएं वगैरह क्या रहेंगी और उसके ऑटोमोबाइल्स फिल्म वगैरह क्या रहेंगे। तो चलिए उस चीज़ को हम देखें। तो देखिए, अब नेक्स्ट हमारा है सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का जलमंडल। अब ये क्या चीज़ होती है, तो देखिए यहाँ पे प्रमुख झीलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मीठे पानी की और खारे पानी की विशाल झीलों का तंत्र जो होता है यहीं पे पाया जाता है। सुपीरियर जो लोग, जिससे कि यहाँ की सबसे प्रमुख प्राकृतिक धरोहर इसको माना जाता है। और नदियाँ और जलधाराओं को अगर हम देखते हैं तो सेंट लॉरेंस जो नदी है यहाँ की सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी जो है, जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, क्या करती है, सबसे लंबा नदी जलमार्ग बनाती है। और तटों पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का इसके संगम भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया कि कनाडा का जो तट रेखा की जो लंबाई है वो विश्व में दूसरे स्थान पे है। सबसे पहले कौन है? कनाडा है। और उसकी कनाडा की तट रेखा की जो लंबाई है वो क्या है, विश्व में दूसरे स्थान पे है। और उत्तरी अमेरिका में स्थित जो सुपीरियर जो झील है, उत्तरी अमेरिका में जो स्थित जो सुपीरियर झील है, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और यूएसए के पश्चिमी भाग में अगर देखते हैं तो जो यूटा राज्य, ये क्या होता है, नमकीन पानी की झील इसको बोला जाता है, साल्ट लेक इसी को बोला जाता है। जो पश्चिमी भाग है, जो यूटा राज्य जो है यहाँ पे देखिए सॉल्ट लेक जो है, ये क्या होती है, नमकीन पानी की झील होती है। मीन्स यहाँ का जो इसमें का जो पानी है वो क्या है, बहुत नमकीन है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है सेंट लॉरेंस नदी जो है झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग बनाती है। क्या बनाती है? सबसे लंबा जलमार्ग। और नियाग्रा जलप्रपात को अगर हम देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात ईरी जो कि है और ओंटेरियो, ये क्या होती है, इसके मध्य में जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है, ये ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में स्थित है। और ये झील कहाँ पड़ती है, तो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा देखिए और गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा होती है, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग पर्वत और घाटियाँ वहाँ की। तो पर्वतों को अगर देखते हैं तो सबसे पहला होता है राकी पर्वत श्रृंखला। अब ये क्या है, तो पश्चिमी तट के साथ फैली ये विशाल पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। और अनोखी घाटियाँ अगर यहाँ की देखते हैं तो कैलिफोर्निया की मृतक घाटी, जो यहाँ की जो मृतक घाटी है क्या है, अत्यधिक तापमान और अवनीति घाटी,
मीन्स सिनक्लाइनल घाटी जो होती है ये इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। मृतक घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक तापमान और वो अपने अभिनति मीन्स सिनक्लाइनल के लिए वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और उत्तरी अमेरिका के दो अंतर्प्रवृत्ति पठार को जो होते हैं उत्तरी अमेरिका के जो दो अंतर्पर्वतीय पठार हैं, कोलोराडो पठार और मैक्सिको का पठार। और रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो ये हैं कास्केड, सियरा निवादा, कोस्ट रेंज और सियरा माद्रे। नेक्स्ट अगर हम इसी में देखते हैं तो ये ब्लैक हिल है, ब्लैक पहाड़ी है, ब्लू हिल है और ग्रीन हिल है। ये सब क्या होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पहाड़ियाँ होती हैं। हवाई द्वीप समूह देखते हैं जो कि यूएसए की राजधानी होनोलुलु और ओहू द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए की राजधानी होनोलुलु ओहू द्वीप पर स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है ये क्या होती है? अवनति घाटी का उदाहरण होती है, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था। और मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान जो होता है 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ के खनिजों को अगर देखते हैं तो खनिज में अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुमूल्य धातुएं हैं, जैसे कि कनाडा और मैक्सिको। क्या है यहाँ पे? जैसे कनाडा और मैक्सिको। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सोना और चांदी जो होता है वो उत्पादन विश्व में अग्रणी होते हैं ये दोनों। और औद्योगिक खनिज की अगर बात करते हैं तो तांबा हो गया, शीशा हो गया, जस्ता हो गया और यूरेनियम हो गया। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे विशाल भंडार होता है। और विशाल भंडार होने की वजह से क्या होता है? औद्योगिक विकास के लिए भी प्रमुख आधार हो जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कनाडा जो होता है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। और विश्व में दूसरा स्थान किसका हो जाता है? कजाकिस्तान का हो जाता है। और कनाडा की सुलेमान खान, ये क्या होती है? कनाडा की सुलेमान खान, ब्रिटिश कोलंबिया जिसको कहते हैं, तो ये विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान होती है। और इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जो कनाडा की जो सुलेमान खान में जो सीसा जस्ता खान होती है उसको क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज। और मैक्सिको जो होता है ये विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश हो जाता है। यूएसए के मोंटाना राज्य की जो बूटे खान है ये क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। और यूएसए का जो देखिए होम स्टेट है ये क्या हो जाता है? ये सोने के सबसे प्रसिद्ध खान है। और संसार में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पाई जाती है? थी ओंटारियो कनाडा में पाई जाती है। और नेक्स्ट देखिए हम यहाँ के कृषि देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे, उद्योग और कृषि। तो प्रमुख उद्योग अगर हम यहाँ के देखते हैं तो यहाँ से कौन से जाते हैं? जैसे कि सिंथेटिक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रबर हो गया और कागज उद्योग हो गया। तो ये क्या है? इनसे में यूएसए और कनाडा का वर्चस्व है। यहाँ पे मीन्स हम लोग बहुत ज़्यादा ये सब उत्पादन करते हैं। और कृषि उत्पादन में अगर देखते हैं जैसे कि मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, गन्ना हो गया और गेहूँ उत्पादन, तो ये क्या होता है? ये इसका वैश्विक केंद्र बन जाता है। और उद्योग में अगर हम देखते हैं जैसे कि यूएसए का डेट्रॉयट कार जो होता है ये उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और ये क्रान जो होता है ये विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर बनाने का केंद्र भी होता है। और कनाडा का मॉन्ट्रियल अगर देखते हैं तो ये क्या होता है? ये कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम इसे देखते हैं तो ये यूएसए का जो मक्का उत्पादन और सोयाबीन उत्पादन, इसमें भी ये आगे है। और जमैका जो होता है यहाँ का केला उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यूबा द्वीप को अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ पे ये गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण ये चीनी का कटोरा भी इसको कह दिया जाता है क्यूबा को। विश्व में गेहूं के मंडी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है? तो ये विनिपेग, ये कहाँ है? ये कनाडा में है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ के प्रसिद्ध स्थल। अब प्रसिद्ध स्थल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए तकनीकी और मनोरंजन के तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले देखिए सिलिकॉन वैली है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर के लिए। और वहाँ पे देखिए हॉलीवुड जैसे फिल्म उद्योग के लिए विख्यात है। जो कैलिफोर्निया है ये किस लिए विख्यात है? यहाँ की सिलिकॉन घाटी।
और हॉलीवुड ये सॉफ्टवेयर और अपने फिल्म उद्योग के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं विशाल संरचना में, तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन, पार्क और अजायब घर, ये कहाँ होता है? तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और कनाडा का वुड फैलो नेशनल पार्क, ये क्या होता है? विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क हो जाता है। और न्यूयॉर्क सिटी में एक स्थित है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। न्यूयॉर्क सिटी में एक ग्रांड सेंट्रल, तो देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका क्या होता है? ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। और खनिज उद्योग झीलों में क्या होता है? अग्रणी होता है। यूरोप को अगर देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत होता है और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो यूएसए के जो होम स्टेक खान होती है, ये क्या होती है? सोने की सबसे प्रसिद्ध खान होती है, जो कि कहाँ है? दक्षिण डकोटा। और संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी होती है? ये ओंटारियो, जो कनाडा में है। उसके बाद अगर हम वहाँ के उद्योगों के बारे में देखते हैं, तो वहाँ के देखिए जो सिंथेटिक रबड़ है और कागज उद्योग हो गया, तो इसमें कनाडा और यूएसए का क्या है? सबसे वर्चस्व है। मक्का, सोयाबीन, गन्ना उत्पादन अगर देखते हैं, तो ये भी इनमें भी क्या है? वैश्विक केंद्र हो जाते हैं। और अगर उद्योगों की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि डेट्रॉयट का हो गया, कार उद्योग हो गया, और इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, तो ये क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक टायर बनाने का केंद्र हो जाता है। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका के। अब कनाडा का मॉन्ट्रियल अगर देखते हैं, तो ये क्या होता है? ये कागज उद्योग के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है। और यूएसए का सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश भी हम लोग जानते हैं कि जमैका जो ये केला उत्पादन के लिए, और क्यूबा जो ये गन्ने का प्रमुख उत्पादन केंद्र होता है। चीनी का कटोरा भी इसको कहते हैं। और जैसे विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से देखिए जो विनिपेग है कनाडा का, वो भी फेमस है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख स्थल देखते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली है। अब ये किस चीज़ के लिए? तो सिलिकॉन वैली तो हो गए सॉफ्टवेयर के लिए, और हॉलीवुड के लिए देखिए जो कैलिफोर्निया है, ये सिलिकॉन वैली जो कि सॉफ्टवेयर के लिए, और हॉलीवुड के लिए फिल्म उद्योग के लिए भी कैलिफोर्निया विख्यात है। विशाल संरचना अगर देखते हैं, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, पार्क भी यहीं पे है। और अजायब घर देखिए उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कनाडा का वुड बुफैलो देखिए, और नेशनल पार्क भी विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क बन जाता है। न्यूयॉर्क सिटी में जो ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है। रेलवे नहीं, स्टेशन बन जाता है। और न्यूयॉर्क जो है सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। शिकागो को अगर देखते हैं, तो ये विश्व के सबसे विख्यात मक्का मंडी के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी यहीं पे है। न्यूयॉर्क में अगर हम देखते हैं, तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसको देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा अजायब घर के तौर पे फेमस है। और कैलिफोर्निया को अगर हम, लॉस एंजल्स का अगर हम देखते हैं फिल्म उद्योग के लिए, और फ्रांसिस्को को अगर देखते हैं, तो सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध ये उसका स्थान है। फ्लोरिडा का अगर देखते हैं, तो यहाँ का जो केप है, केप कैनावेरल, ये क्या है? अंतरिक्ष यान के लिए प्रक्षेपण केंद्र। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, यहाँ का फेमस जो है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसको तो मतलब विश्व में पूरे फेमस है, तो सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर देखते हैं कि यूरोप, अभी तक हमने उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा, अब इसमें हम यूरोप को अगर देखते हैं, तो ये क्या होता है? ये एशिया से पृथक है और तीनों ओर से महासागरों और सागरों से घिरा हुआ है, और सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप, और जिसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोला जाता है। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं जैसे कि यूराल एवं काकेशस पर्वत जो है, ये एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं, और विश्व का जो होता है सबसे नगरीकृत महाद्वीप है, ये भी यही है, यूरोप। और यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। और यूरोप जो है महाद्वीप क्षेत्र की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी अन्य महाद्वीपों से क्या है? ये छोटा है।
और यूरोप महाद्वीप में उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर और पश्चिम में हिंद महासागर। देखिए इसके उत्तर में कौन है, उत्तरी ध्रुव सागर है, दक्षिण में कौन है, भूमध्य सागर है और काला सागर, और दक्षिण में इसके भूमध्य सागर और काला सागर है। और जो पश्चिम में है, पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में हिंद महासागर है। नेक्स्ट देते हैं यहाँ के, अगर हम प्रमुख पर्वत और नदियों को अगर देखते हैं तो यहाँ के शिखरों को अगर देखते हैं तो माउंट एल्ब्रोस जो है, ये आल्प्स की जो चोटियाँ हैं, ये यूरोप की ऊंचाई को बहुत परिभाषित करती हैं। मीन्स इसके एल्ब्रोस और आल्प्स ये जो चोटियाँ हैं ये यूरोप को ऊंचाई को, मीन्स ये दिखाती हैं कि हाँ यूरोप कितना विशाल है। जीवन रेखा अगर देखते हैं तो जहाँ की डेन्यूब नदी बोली होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा बोली जाती है। और ये करती क्या है कि कई देशों और उनकी राजधानियों से होकर बहती हुई एक प्रमुख जलमार्ग होती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ के पर्वतों को अगर देखते हैं तो देखिए जो यहाँ का सर्वोच्च पर्वत है वो कौन सा है, एल्ब्रूस, और जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 5642। सबसे ऊंची चोटी अगर देखते हैं तो माउंट ब्लैंक हो गई। और जो मैटरनहार्न जो है चोटी, मैटरनहार्न जो चोटी है आल्प्स की, ये क्या होती है, स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्थित है। और नदियाँ अगर यहाँ की देखते हैं तो यहाँ की जो डेन्यूब नदी है जिसकी लंबाई है 2842, ये क्या करती है, यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी बनती है। डेन्यूब ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया जो है ये क्या करती हैं, ये यहीं से होकर बहती हैं। और यहाँ की अगर नदी के देखते हैं जैसे कि यूक्रेन की सीमा के निकट जो काला सागर में गिरती हैं, यह नदी जो डेन्यूब नदी है ये कहाँ गिरती है, तो यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में जाके गिरती है। और जो बुडापेस्ट, बुखारापेस्ट और वियना और बेलग्रेड है ये इसके तट पे ही स्थित है। कौन कौन स्थित है, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड, ये कहाँ है, इसके डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए हम देखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप को, इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए हमको क्या सकते हैं, तो इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी जेम्स कुक ने। लेकिन वो भी देखिए इन्होंने इसकी खोज तो कर ली, लेकिन इसके जो मुख्य भूमि तक हुए वो पहुंच ही नहीं पाए थे। फैबियन वान वेलिंग शासन को अगर देखते हैं तो ये क्या करते हैं, 1820 में मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। जेम्स कुक ने खोज तो कर लिया बट वो उसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। और जो फैबियन वान वेलिंग शासन थे ये क्या किए, उसकी मुख्य भूमि तक पहुंच गए थे। नेक्स्ट इसे देखते हैं अगर भारतीय अभियान, तो जो सैयद जहाँ कासिम है, डॉक्टर एस.जेड. कासिम, ये क्या करते हैं, इनके नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को भारत का जो प्रथम अभियान था ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंच गया था। नवीनतम केंद्र की अगर बात करते हैं तो वहीं पे एक लास्टमैन हिल्स है। भारत को अभियान का जो नवीनतम जो केंद्र है वो कहाँ है, वहीं पे लास्टमैन हिल्स में स्थापित है अंटार्कटिका के। और दक्षिण गंगोत्री को अगर देखते हैं तो भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र जो है ये भारत का था वहाँ पे, तो ये अब है भी नहीं, ये नष्ट हो चुका है। और मैत्री को अगर देखते हैं तो 1989 में इन्होंने स्थापित किया था भारत ने। तो दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है ये वर्तमान में कार्यरत है। ये जो मैत्री है इसका दूसरा अनुसंधान केंद्र है और अभी वर्तमान में है। भारतीय को अगर देखते हैं तो ये लास्टमैन हिल्स में स्थापित भारत का नवीनतम और अत्याधुनिक मीन्स बहुत ही आधुनिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका को पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए होने के कारण क्या कहते हैं, इसको श्वेत द्वीप कहते हैं। चूँकि ये क्या होता है, बर्फ से ढका होता है, इस वजह से इसका क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अब यह महाद्वीप क्या होता है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये विज्ञान के लिए समर्पित एक पूर्णतः निर्जन मीन्स यहाँ पे क्या है, जीवों का निवास नहीं है। अब अगले टॉपिक में हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। अब इसमें देखिए हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। कुल क्षेत्रफल 17,98,500 वर्ग किलोमीटर है। और मुख्य रेखाएं अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा ये देखिए, और
दक्षिण भाग से यहाँ पे देखिए मध्य भाग से क्या गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है। मध्य भाग से इसके मकर रेखा और उत्तरी भाग से क्या गुजर रहा है, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट अगर देखते हैं जैसे कि इस महाद्वीप का विस्तार क्या है, तो मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है और प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित होने के कारण क्या है, ये विशाल प्रायद्वीप भी बन जाता है। और ब्राज़ील इस महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमाएं इक्वाडोर, चिली और चिली को छोड़कर सभी दक्षिण अमेरिका देशों से मिल जाती हैं। टेरा डेल क्या है, तो टेरा डेल फ्यूगो जो ये दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण छोर पर स्थित एक द्वीप होता है। मैगलन जल संधि जी क्या है, ये क्या है, तो ये जल संधि क्या होता है, टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो यह जल संधि टेरा डेल फ्यूगो को क्या करता है, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करता है। और वहीं पे देखिए हान अंतरिप है। अब ये क्या होता है, तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु है। हान अंतरिप क्या होता है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु होता है। अब नेक्स्ट यहीं पे देखिए दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वतमाला है। अब ये क्या है, तो यह एक नवीन मोड़दार पर्वत होता है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी इसी को कहा जाता है। सर्वोच्च शिखर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एकांकागुआ नाम का एक सर्वोच्च शिखर पाया जाता है, जो कि क्या होता है, एंडीज का सर्वोच्च शिखर होता है। और ओजेस डेल सलाडो ये क्या होता है, ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब नेक्स्ट यहीं पे देखिए जो एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। कहाँ स्थित है, ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर से दक्षिण में स्थित है। और हिमालय के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मीन्स पहले तो हमारा माउंट एवरेस्ट बन जाता है, हिमालय बन जाता है, पहले तो हिमालय बन जाता है और दूसरा कौन सा बनता है, तो एंडीज पर्वतमाला। एकांकागुआ अगर देखते हैं तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी बन जाती है। एंडीज दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला हो गया, उसी की देखिए सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है, एंडीज है। और जो सोलाडो ये एंडीज में स्थित क्या होता है, सबसे ऊंचा एंडीज पर्वतमाला में स्थित क्या होता है, ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी होता है। और यह विशाल ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना देशों के सीमा पर स्थित है। और यह पर्वत श्रृंखला क्या होता है, विभिन्न खनिजों से अत्यधिक समृद्ध, यहाँ पे ना खनिजों की बहुत ही ज़्यादा समृद्धता है और कई नदियों का उद्गम स्थल भी ये बन जाता है। नेक्स्ट यहीं भी देखिए पाया जाता है अमेजन बेसिन। अब इसको देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अब इसको हम लोग पृथ्वी के फेफड़े के तौर पर ना जानते। तो इसका आप लोगों ने देखा होगा, ये काफ़ी घना जंगल सा ऐसे वहाँ पे फैला हुआ है, तो अमेजन वन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो वहीं भी देखिए है अमेजन बेसिन, तो उसको पृथ्वी के फेफड़े। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे जो अमेजन नदी है देखिए, अब ये क्या करता है, तो जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो होती है अमेजन हो जाती है। और नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। देखिए जल आयतन की दृष्टि में तो विश्व की सबसे बड़ी है, लेकिन दूसरी अगर सबसे लंबी विश्व की बात करते हैं तो ये नील नदी के बाद दूसरी सबसे है। वर्षा वन की अगर हम बात करते हैं तो इन वनों को स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है। जो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, सेलवास। सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यहीं पे पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं जो अमेजन नदी जो बेसिन है, तो क्षेत्रफल के आधार पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और यहाँ पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वो इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है क्या होता है, इनके धरातल तक आसानी से पहुँच नहीं पाता। मीन्स वो इतना घना होता है, उनके बीच उनके डालों पे इतनी पत्तियाँ होती हैं कि क्या करती हैं कि वो सूर्य की रोशनी उन पत्तियों का के ढक जाता है। उनके नीचे हमेशा अंधेरा सा रहता है, घना इतना ज़्यादा वहाँ पे रहता है ये। और अमेजन वन जो होता है ना, पृथ्वी के पर्यावरण और ऑक्सीजन संतुलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वहाँ पेड़ ज़्यादा है तो नॉर्मल वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फेफड़ा सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए क्या जाना जाता है, उसको फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अब वालसा यहीं पे देखते हैं, तो इन वनों में क्या होता है, पाई जाने वाली जो सबसे वालसा क्या होती है, इस वन में पाई जाने वाली विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है। वालसा कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में। और यह पूरा जो बेसिन है
अमेजन जो बेसिन है जैव विविधता का एक विशाल और अद्वितीय भंडार हो जाता है। अब वहाँ के हम कुछ वन्य जीवों को देखते हैं, तो जैसे कि पक्षी जगत को देखते हैं तो यहाँ के कोंडोर, कोंडोर क्या होता है, ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है। रिया अगर देखते हैं तो यहाँ पे होता है, ये उड़ ना सकने वाला पक्षी होता है। मकाऊ जो होता है ये क्या होता है, मकाऊ और टोकन, जैसे कि रिया, वहाँ पे एक रिया नाम का एक पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता। और वहीं पे देखिए कौन से, मकाऊ और टोकन नाम के जो पक्षी हैं वो भी दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं। एनाकोंडा की अगर बात करते हैं जो कि स्तनधारी और सरीसृप में आते हैं, तो एनाकोंडा जो देखिए क्या होता है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है। ये भी कहाँ पाया जाता है, अमेजन के दलदल में ही पाया जाता है। प्यूमा और जगुआर की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइडर मंकी जो होता है ये सब भी कहाँ पाए जाते हैं, ये भी दक्षिण अमेरिका में पाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया कि एनाकोंडा जो होता है दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला सबसे विषैला और दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल सांप भी होता है। प्यूमा को अगर हम देखते हैं, ये एनाकोंडा क्या होता है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल सांप होता है। और प्यूमा के जगुआर क्या होता है, तो ये सबसे खूंखार मांसाहारी जानवर जो होते हैं, पेड़ों पे भी आसानी से मतलब चढ़ उतर सकते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका में ही पाए जाते हैं। लामा को अगर देखते हैं तो एंडीज पर्वतमाला पर पाए जाने वाला ऊँट प्रजाति का ये जानवर होता है और ऊंचाई पर बोझा ढोने के काम होता है। लामा जो होता है ऊँट के ही प्रजाति का होता है और ऊंचाई पर ही बोझा ढोने के काम आता है। गुआन आँखों को देखते हैं तो इसका जंगली रूप ही जो है ये पोटागोनिया मरुस्थल में मिलता है। रिया को अगर देखते हैं तो शुतुरमुर्ग के समान, जो रिया जो पक्षी है वो उड़ नहीं सकता, ये एक शुतुरमुर्ग की तरह एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो कि आकार में तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। हार्पी और कोंडोर को अगर देखते हैं तो हार्पी यहाँ के सबसे बड़ा शिकारी पक्षी होता है और जबकि कोंडोर जो होता है ये विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी हो जाता है। अब यहाँ का अगर हम क्लाइमेट जलवायु की बात करते हैं तो अटाकामा मरुस्थल जो होता है यहीं पे पाया जाता है, उत्तरी चिली में जो कि स्थित है, और विश्व का सबसे शुष्क स्थान भी यहीं पे पाया जाता है। और जैसे कि खनिज भंडार को देखते हैं तो अटाकामा में नाइट्रेट का विशाल भंडार पाया जाता है और मुख्य रूप से उर्वरक निर्माण में भी ये बहुत उपयोगी होता है। अटाकामा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यहाँ स्थित अरिका जो पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान माना जाता है। और इस मरुस्थल में नाइट्रेट के क्या होते हैं, विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। और वर्षा का ना होना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती, इन भंडारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। में जो नाइट्रेट होता है क्या होता है, पानी में घुल जाता, तो वर्षा यहाँ होती नहीं, तो क्या होता है वो पानी में नहीं घुल पाता है। पेटागोनिया, अब ये देखिए क्या, ये अर्जेंटीना और चिली में फैला दक्षिण अमेरिका का एक ठंडा मरुस्थल होता है। पेटागोनिया यहाँ का ठंडा मरुस्थल है। अब पंपास को अगर देखते हैं तो अर्जेंटीना का क्षेत्र शीतोष्ण घात के मैदानों के लिए ये प्रसिद्ध है। पंपास जो ये शीतोष्ण घाट का मैदान होता है और कृषि और पशुपालन दोनों के लिए क्या होता है, ये बहुत ही आदर्श माना जाता है। खनिज और कृषि संपदा की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ का जो चुकाकी माटा है ये क्या होता है, चिली में पाया जाता है। तो विश्व के सबसे तांबा राजधानी भी इसको जाना जाता है। तांबा यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चुकी कमाटा, ये कहाँ है, चिली में। अब मापा देखते हैं, अब ये क्या होता है, तो ये मैग्नीज और इटावीरा, ये क्या होता है, लौह-अयस्क और ये अमापा, ये क्या है, ये मैग्नीज और लौह-अयस्क के लिए फेमस है और ये पाए कहाँ जाते हैं, ब्राज़ील में। कृषि स्वर्ण के अगर नाम देखें, यहाँ पे देखिए फजेंडा है, तो ये क्या होता है, ब्राज़ील का सबसे विशाल कॉफ़ी बागान होता है। अल्फा अगर देखते हैं तो पंपास में उगाई जाने वाली एक उच्च पोषण युक्त घास होती है। अब यहाँ पे देखिए जो कॉफ़ी उत्पादन है, इसमें भी देखिए विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाता है। अब यहाँ साओ पाउलो ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए कॉफ़ी उत्पादन में यहाँ का जो साओ पाउलो ये क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और सैंटोस जो होता है ये क्या होता है, विश्व का प्रमुख कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह बन जाता है। तांबा जो होता है ये क्या होता है, तो चिली तांबा में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है और जहाँ चुकागी माटा खान स्थित है।
मैंगनीज और लायास के बारे में देखते हैं तो ब्राज़ील का जो वहाँ पर जो खान है ये क्या होता है, विश्व के सबसे बड़ी मैंगनीज खान बन जाती है। इटावरी लायास जो इटावीरा जो है ये भी क्या होता है, ये लायास खनन का सबसे प्रमुख केंद्र बन जाता है। पशुपालन में अगर हम देखते हैं तो जो अर्जेंटीना है यहाँ पे वो क्या होता है, पशुपालन और मांस निर्यात में सबसे अग्रणी है। और यहाँ पशुओं को तेज़ी से मोटा करने के लिए अल्फा अल्फा नामक एक पौष्टिक घास उगाई जाती है। देखिए अभी यूरोप को हम लोगों ने वहाँ पे मोटा मोटा से पढ़ लिया था, मीन्स ज़्यादा डीप में नहीं गए थे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग वहाँ के यूरोप की स्थल आकृतियों को बढ़िया डिराइव विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया गया इसकी भौगोलिक पहचान। तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोला जाता है, जैसे मैंने भी पहले ही बताया था। तो इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अधिकांश देश क्या होते हैं तीन ओर से सागरों द्वारा घिरे होने के कारण क्या है इसे ये नाम दिया गया। मैदानी स्वरूप अगर देखते हैं तो सबसे अधिक मैदानी भाग वाला ये महाद्वीप भी होता है। महाद्वीपीय सीमाएं देखते हैं तो इसका काकेशस पर्वत होता है, ये एशिया और यूरोप को क्या कर देता है, अलग कर देता है। यूराल पर्वत को अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी यूरोप और एशिया की सीमा का निर्धारण करता है। और यूरोप अपनी अनूठी भौगोलिक संरचना के कारण क्या होता है, समुद्री व्यापार और जलवायु के मामले में अत्यधिक लाभान्वित होता है। यूराल और काकेशस पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इसे पूर्व में एशियाई भूभाग से प्राकृतिक रूप से पृथक करते हैं। यहाँ के जो यूराल और जो काकेशस जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, यूरोप को क्या करता है, ये एशिया भूभाग से प्राकृतिक रूप से पृथक कर देता है। एशियाई जो पूर्व का जो एशिया वाला जो हिस्सा है, एशिया का पूर्व वाला, उससे क्या कर देता है, ये यूरोप को अलग कर देता है। और इसके विस्तृत मैदानी भाग जो होते हैं ना, कृषि और सघन जनसंख्या के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। बेसिक लोगों को बचने और कृषि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। अब यूरोप की प्रमुख नदियाँ अगर हम देखते हैं तो सबसे लंबी नदी यहाँ पे देखिए कैस्पियन सागर में, जो कि वोल्गा नदी होती है, कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। और राइन नदी अगर यहाँ के देखते हैं तो ये सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जल मार्ग के तौर पे जाना जाता है, जो ये भी यूरोप में पाया जाता है। और सीन नदी, अब ये क्या होता है, तो सीन नदी को देखिए इसके तट पर फ्रांस की जो राजधानी जो पेरिस है वो स्थित है, यूरोप की सीन नदी पे के। और पो नदी कौन है, तो पो इसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए नदियाँ क्या होती हैं, तो नदियाँ यूरोप के व्यापार और संस्कृति की जीवन रेखा जो आंतरिक परिवहन को सुगम बनाती हैं। और राइन नदी का अगर हम जलमार्ग देखते हैं तो व्यापारिक दृष्टि से यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। पो और वोल्गा नदियाँ क्या होती है, अपने अपने क्षेत्रों जैसे कि इटली और रूस में क्या करती हैं, कृषि और मानव जीवन को बहुत ज़्यादा समर्थन देती हैं। पेरिस को अगर हम देखते हैं तो जिसे विश्व का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है, तो ये कहाँ स्थित है, तो सीन नदी के तट पे ही स्थित है। और अगर इसका हम राष्ट्र और उसकी वैश्विक पहचान के तौर पे अगर हम देखते हैं तो देखिए जो फ्रांस का जो सूरा और सुंदरियों का देश, जो फ्रांस है ये सूरा और सुंदरियों का देश बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये आत्मनिर्भर कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने की वजह से क्या कह दिया जाता है, इसे लघु यूरोप भी कह दिया जाता है। जो कृषि प्रधान देश है फ्रांस, इस आत्मनिर्भर है, इस वजह से इसको क्या कह दिया जाता है, लघु यूरोप। अब स्विट्जरलैंड अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, ये तो यूरोप का खेल का मैदान इसको बोला जाता है। और यूक्रेन को अगर देखते हैं तो गेहूं उत्पादन में भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो विश्व का अन्न भंडार इसको कहा जाता है। इटली को अगर देखते हैं तो कृषि प्रधान होने के कारण इसे भी क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कह दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यूरोप के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक और कृषि विशेषताओं के लिए विश्व विख्यात है। अब फ्रांस जो है शैंपेन शराब के लिए उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। शैंपेन शराब के उत्पादन में क्या होता है, फ्रांस अग्रणी है। और पेरिस को क्या होता है, फैशन की नगरी भी बोला जाता है। यूक्रेन का गणराज्य अगर हम देखते हैं तो विश्व का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य क्षेत्रफल माना जाता है। और खाद्य सुरक्षा में भी ये काफ़ी ज़्यादा अहम माना गया है इसको। इटली में अगर हम हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है, जैसे कि हमारा हिमालय क्या है, वो वलित पर्वत है, उसी तरीके से यहाँ का जो आल्प्स पर्वत है वो भी क्या है, वलित पर्वत होता है।
इसकी यहाँ की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हुई क्या होती है, इसको भारत के समान बना देती है। अब यहाँ के अगर हम कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को अगर देखते हैं, पर्वत श्रृंखला और दर्राओं का अगर देखते हैं, तो यहाँ का जो आल्प्स पर्वत है ये क्या है, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में होता है। और यहाँ का जो माउंट ब्लैंक है ये क्या होता है, सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। एक भी कहाँ है, ये फ्रांस में स्थित है। अब ब्लैक फॉरेस्ट व हर्ज देखते हैं तो ये कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। और ये ब्रहंसोस्ट पर्वत है। तो ब्रहंसोस्ट पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप लोग पहले पिछले पार्ट को देखिए, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे अगर हम ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा अगर देखते हैं तो ये क्या होता है, तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ये मार्ग प्रदान करता है। ब्रेनर दर्रा अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच मार्ग प्रदान कर देता है ये। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये जो आल्प्स पर्वत है ये यूरोप की जलवायु और पर्यटन को गहराई से प्रभावित करता है। और ऐतिहासिक रूप से पहाड़ों के बीच मौजूद दर्रों के ने देशों के मध्य व्यापार और परिवहन को क्या कर दिया, यहाँ पे संभव बनाया है। और जर्मनी का यहीं पे देखिए ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो ये क्या करता है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और आल्प्स की जो चोटियाँ हैं ये क्या कर देती हैं, ये यूरोप को एक विशिष्ट स्थलाकृतिक विविधता का इसको उदाहरण बना देती हैं। अब इसके अगर हम यहाँ के जलवायु को देखते हैं, समुद्रों को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो गल्फ स्ट्रीम होती है ना, तो यह गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, ये गर्म जलधारा होती है और यूरोप के तापमान को क्या करती है, संतुलित रखती है। इसी यूरोप को गर्म कंबल भी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं भी देखिए फ्योर्ड तट पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो ये फ्योर्ड क्या होता है, नॉर्वे फ्योर्ड तट क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया हुआ। तो नॉर्वे जो यहाँ का जो पाया जाता है ना, क्या होता है, वो फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। इंग्लिश चैनल भी देखिए यहीं पे फ्रांस को क्या करता है, ये यूनाइटेड किंगडम से अलग कर देता है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से अलग कर देता है। डोवर जल डमरू मध्य अगर देखते हैं तो इसके नीचे जो 50.45 किमी की लंबी जलमग्न सुरंग है ये क्या करती है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ देती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। और गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है, यूरोप के बंदरगाह सर्दियों में भी जमने से बच जाते हैं और जिससे यहाँ पे क्या होता है, व्यापार अच्छे से निर्बाध तरीके से चलता रहता है। यही भी देखिए डोवर जल डमरू मध्य होता है, तो ये क्या होता है, तो इसके नीचे जो सुरंग होती है ना, ये क्या कहते हैं, आधुनिक इंजीनियरों को एक वहाँ पे शानदार उदाहरण देती है कि हाँ यूरोप के इंजीनियर्स कितने मतलब टैलेंटेड हैं। वहाँ पे मतलब बताती है कि यहाँ की इंजीनियरिंग जो व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा सुव्यवस्थित है। और नॉर्वे के फ्योर्ड तट ये क्या होता है, हिमनदों के कटाव से बनी होती है, तो ये यहाँ की समुद्री संरचना को भी बहुत अच्छे से दिखा देती है। अब यहाँ की अगर हम अर्थव्यवस्था और उसके नगरों को देखते हैं तो देखिए जो मास्को होता है ये क्या होता है, 5 सागरों का पत्तन बोला जाता है। और 5 सागर इसके कौन से हैं, तो कास्पियन सागर है, काला सागर है, बाल्टिक सागर है, श्वेत सागर है और लडोगा झील है यहाँ की। एंटवर्प को अगर हम देखते हैं तो ये बेल्जियम में स्थित है और विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी इसी को माना जाता है। अब मास्को को अगर देखते हैं तो जलमार्गों के विशाल नेटवर्क द्वारा ये 5 अलग अलग सागरों से जुड़ा हुआ है और इसकी सामरिक और व्यापारिक शक्ति को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कौन करता है, मास्को जलमार्ग। और यूरोप को अगर हम देखते हैं ना, तो केवल कृषि और संस्कृति में नहीं बल्कि बहुमूल्य रत्नों जैसे कि एंटवर्प क्या होता है, वहाँ पे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, विश्व के वैश्विक व्यापार में भी बहुत ज़्यादा आधिपत्य में इससे बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान, उच्च स्थान रखते हैं। अब देखिए पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैंने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अंटार्कटिका की खोज किसने करी थी, जेम्स कुक ने, बट वो क्या किए थे, उसकी मुख्य भूमि तक पहुंच नहीं पाए थे। तो ये फेबियन जो ये थे, ये क्या किए थे, फेबियन वेलिंगसॉसन, ये क्या की थी, इसकी मुख्य भूमि पर सबसे पहले पहुँचे थे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं।
और इसका 98% भाग क्या होता है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। इसी वजह से क्या होता है, इसे श्वेत महाद्वीप जानते हैं। और ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके समर्पित महाद्वीप अगर देखते हैं तो विज्ञान के लिए समर्पित, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया था, यहाँ पे भारती मैत्री गंगोत्री नाम के बहुत सारे भारत के अभियान से यहाँ पे, और ऐसे भारत की तरह बहुत सारे देशों ने भी यहाँ पे अपने अपने अभियान जाके स्थापित किए हैं, अनुसंधान केंद्र स्थापित बनाया वहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है, ये समर्पित महाद्वीप इसे कह दिया जाता है। तो गतिशील महाद्वीप, शीत और ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होता है, आकार अपना बदल लेता है। चूँकि ये बर्फी तो होता है, तो गर्मी में क्या होता है, बर्फ़ यहाँ की पिघल जाती है, और ठंडी में क्या होता है, बर्फ़ जम जाती है, तो इसका आकार बढ़ता घटता रहता है। अब जेम्स कुक देखिए, मैंने बताया कि हाँ इन्होंने खोज करी थी बट पहुँचे नहीं थे, तो फेबियन वेलिंगसन के अगर ये पहुँच गए थे। एमंडसन अगर देखते हैं तो 1911 ईस्वी में क्या किए थे, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मीन्स जो एमंडसन थे ये अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि अंटार्कटिका ये क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और पर्यावरण इसका क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्पित है। इसकी कठोर जलवायु, तो यहाँ पे लोग यहाँ की जलवायु जो होती है बहुत ही दुर्गम होती है, बहुत ही कठोर होती है। तो इस वजह से क्या होती है, यहाँ पे लोग जाके बस नहीं सकते हैं, बर्फीली होती है, लोगों का यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ का आकार जो होता है मौसम के अनुसार सिकुड़ता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बर्फ़ी होता है, गर्मी पिघलती है गर्माहट पाके, और ठंडी में जम जाती हैं, तो इसी वजह से ऐसा होता है। अब इसके हम भौगोलिक संरचनाओं के अगर हम देखते हैं तो क्वीन मोड पर्वत श्रेणी यहाँ पे होती है। तो यह पर्वत श्रृंखला क्या करती है, महाद्वीप को 2 बराबर भागों में अलग कर देती है। यहाँ पे क्वीन मोड पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये क्या करती है, महाद्वीप को 2 बराबर भागों में अलग कर देती है। यहीं पे देखिए विंसन मासिफ, ये क्या करती है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी होती है। कितनी होती है इसकी ऊंचाई, 5140 मीटर। और यहाँ पे देखिए एक माउंट एरेबस है, तो ये क्या करता है, ये विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित अकेला सक्रिय ज्वालामुखी होता है। कौन होता है, माउंट एरेबस। पामर प्रायद्वीप देखिए यहीं पे है, ये क्या होता है, अंटार्कटिका का एकमात्र ऐसा भाग होता है जो कि कुछ हद तक बर्फ से मुक्त रहता है। और बर्फ की मोटी चादर के नीचे क्या होता है, अंटार्कटिका हमेशा विशाल पर्वत श्रृंखला और सक्रिय, देखिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप में ये क्या है, बर्फ से हमेशा ढकी रहती है, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, उस चादर बर्फ के नीचे क्या रहता है, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और बहुत सारी सक्रिय ज्वालामुखियाँ मौजूद है। विंसन मासिफ और माउंट एरेबस इस बात का प्रमाण है कि यह महाद्वीप भूगर्भीय रूप से अत्यंत सक्रिय है। और पामर प्रायद्वीप को छोड़कर बाकी पूरा महाद्वीप जीवन के लिए अत्यधिक दुर्गम है। यहाँ का जो पामर जो प्रायद्वीप है ये क्या होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब संभावना है कि हाँ लोग थोड़ा सा बच सकते हैं, बाकी सारा जो पूरा महाद्वीप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, वहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ के अगर हम जलवायु को अगर देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो जो वोस्टाक वैज्ञानिक थे इन्होंने कितना बताया, तो -89.2 डिग्री सेल्सियस बताया इसका टेम्परेचर। और विश्व का सबसे शीत ध्रुव भी इसको बताया है, सबसे ठंडा स्थान भी इसको ही बताया। और दिन रात का अगर चक्र देखते हैं तो सूर्य के उत्तरा दक्षिणायन के कारण यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। मुख्य वनस्पति यहाँ की कौन होती है, लाइकेन, और मास जो होती है ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए लाइकेन किस बात का प्रमाण होता है कि वहाँ पे प्रदूषण रहित है, देखिए इसी चीज़ का यहाँ पर डिराइव कर रही है। जीव जंतु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिल नामक होता है, छोटी मछली होती है। क्रिल क्या होती है, एक छोटी मछली होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी विशाल झुंड पाए जाते हैं। अब यहाँ का जो पर्यावरण है पृथ्वी पे सबसे चरम माना जाता है, जहाँ तापमान सामान्य जीवन के लिए असंभव है। और 6 महीने तक यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है। तो क्या होता है, ये यहाँ पे परिस्थिति को बहुत ही ज़्यादा सीमित कर देता है। लाइकेन, मांस और क्रिल मछलियाँ इस कठोर महाद्वीप के नाजुक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खाद्य चक्र का एक हिस्सा बन जाती है।
देखिए जो हमारा जो इसमें जो है, अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो इसको देखिए, तो अफ्रीका क्या होता है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप होता है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कर्क, भूमध्य, मकर, तीनों रेखाएं यहाँ पे क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो होता है, इसके पूर्वी भाग को, अफ्रीका का जो पूर्वी भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। और इसमें मुख्य रूप से स्थान कौन से हैं, जैसे कि इथियोपिया हो गया, सोमालिया हो गया और जिबूती। और भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के ये क्या होते हैं, प्रमुख देश माने जाते हैं। जैसे कि कौन है, गैबान है, कांगो है, और युगांडा हो गया, केन्या हो गया और सोमालिया हो गया। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश भी है, भी देखिए पाया जाता है, जैसे कि लीबिया हो गया। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर देखते हैं तो वो नाइजीरिया होता है। सर्वाधिक नगरीकृत लीबिया और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया। सबसे लंबा रेल मार्ग अगर देखते हैं तो यहाँ का जो केप काहिरा होता है, केप काहिरा रेल मार्ग, ये क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक जाता है। यहाँ का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा रेल मार्ग है। और यहाँ की अगर हम जलवायु अगर देखते हैं, तो यहाँ के अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो कितना होता है, अल अजीजिया जो कि लीबिया में स्थित है, 1922 में इसको दर्ज किया गया था। ये कितना है, 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दर्ज किया गया था। लेकिन अब क्या है कि वहाँ का जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड रेंज जो कैलिफोर्निया में जो कि स्थित है यूएसए के, तो वो क्या हो गया, सबसे गर्म स्थान माना जाने लगा। और यहाँ के घास के मैदानों को अगर देखते हैं तो ये उष्ण घास के मैदानों को यहाँ पे सवाना के नाम से जाना जाता है, और शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे अल अजीजिया के अधिकतम तापमान को रिकॉर्ड करके निरस्त कर दिया गया। तो पहले तो यहाँ पे अल अजीजिया के तापमान को बहुत ज़्यादा माना गया, लेकिन बाद में क्या किया, उसको हटा दिया गया कि ये सही नहीं है। और अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। और यहाँ देखिए, विविध जलवायु क्षेत्रों के कारण अफ्रीका में क्या होता है, अद्वितीय मीन्स यूनिक टाइप की वनस्पतियाँ और वन्य जीव पाए जाते हैं। अब यहाँ की प्रमुख नदियाँ अगर हम देखते हैं तो कांगो नदी, अब ये क्या करती है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और यह भारी मात्रा में जल बहाकर अटलांटिक महाद्वीप में ले जाती है। लिम्पोपो नदी यही भी देखिए, तो ये कहाँ है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और यहीं पे देखिए एक नील नदी पाई जाती है। तो नील नदी क्या होती है, नील नदी को उद्गम स्थल कौन माना जाता है, विक्टोरिया झील मानी जाती है। और नाइजर नदी को क्या कहा जाता है, नाइजर नदी को रिवर ऑफ पाम ऑयल ही माना जाता है। और कांगो देश को देखिए वनों का देश कहा जाता है, और विद्युत की संभावित क्षमता भी यही सर्वाधिक होती है। कांगो नदी को देखिए इसके अंतिम भाग में जारे नाम से जाना जाता है। कांगो नदी को इसके अंतिम भाग में क्या है, जारे नाम से जाना जाता है। और यहाँ का अगर हम जलप्रपात प्रमुख बांध देखते हैं तो यहाँ के प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, तो ये स्टिल्ली हो गए, कांगो नदी पे जो कि है, और विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जम्बेजी नदी पे स्थित है। प्रमुख बांध अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक होता है आयुष्मान बांध, ये कहाँ है, नील नदी पर। और करीबा बांध जो कि कहाँ है, जाम्बेजी नदी पे है। करीबा बांध देखिए अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करती है, और नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा है।
और इन नदियों और बांधों ने अफ्रीका की अर्थव्यवस्था और सिंचाई व्यवस्था को जीवन दान दिया। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे नदियाँ और बांध वगैरह बढ़िया सिस्टम से रहेंगे, बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से रहेंगे, वहाँ पे कृषि अच्छी रहेगी। अब कृषि अच्छी रहेगी तो फिर अर्थव्यवस्था वगैरह में योगदान उनका अच्छा रहेगा, तो अर्थव्यवस्था तो अच्छा होना ही होना है। अब देखिए यहाँ का जो स्वेज नहर है, अब ये देखिए ये कब निर्मित हुआ था, तो 1869 में बना था। और इसके बनने से क्या हुआ, यूरोप से भारत आने में लगभग 7000 किमी की दूरी कम हो गई। और इसकी लंबाई कितनी है, 168 किमी। यही अगर हम राष्ट्रीयकरण और बंदरगाह देखते हैं तो मिस्र द्वारा क्या किया गया, 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और दक्षिणी पोर्ट छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट साइड स्थित है। इसको जो बंदरगाह है ये कहाँ है, तो दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट साइड स्थित है। स्वेज नहर यहाँ पे देखिए मिस्र में स्थित है और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। और मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन बोला जाता है। और यह विश्व व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। अब यहाँ के मरुस्थल अगर हम देखते हैं तो मरुस्थल देखिए यहाँ पे सबसे विशाल मरुस्थल सहारा होता है और कालाहारी मरुस्थल होता है जो कि शुतुरमुर्ग के लिए जाना जाता है और दक्षिण में अफ्रीका में पाया जाता है। एटलस पर्वत अगर हम देखते हैं तो ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को में। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किमी इसकी लंबाई हो जाती है। और ये एक नवीन वलित पर्वत है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारा हिमालय भी क्या है, वलित पर्वत है। तो यहाँ पे देखिए एटलस जो है ये भी क्या होता है, एक नवीन वलित पर्वत में जाना जाता है। अब यहाँ की जो 4 झील है ये देखिए क्या जाता है, ये सहारा मरुस्थल में स्थित होती है। और एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी अगर देखते हैं तो माउंट टॉप कॉल है और दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में ये स्थित है। एविसिनी पठार अगर देखते हैं तो ये इथियोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कि पाया जाता है। और ये आर्कियन युग की संरचना होती है। ये कौन से युग की संरचना होती है, आर्कियन युग की। तो युग भी क्या कैसे होता है इसको भी मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया हो, तो आप लोग पिछले पार्ट को जरूर देखिएगा। अब देखिए खनिज और संसाधन अगर देखते हैं तो इसको हीरो का देश माना कहा जाता है। हीरा उत्पादन में भी ये क्या होता है, यहाँ का जो किम्बरले है ये क्या होता है, हीरा उत्पादन में प्रमुख है। और रापा जो कि बोत्सवाना में है ये भी क्या होती है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान मानी जाती है। स्वर्ण और क्रोमियम को अगर देखते हैं तो जोहान्सबर्ग यहाँ पे जो है वो स्वर्ण नगर इसको कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका क्या होता है, 90% क्रोमियम का उत्पादन भी ये अकेले कर देता है। अब विश्व का सबसे बड़ा विशाल हीरा 3106 कैरेट का ये कहाँ पाया जाता है, कुलिनान हीरा। ये भी कहाँ से पाया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और इसे दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियम खान से जनवरी 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। देखिए इन्हीं के नाम पे क्या नाम इसका पड़ गया, कुलिनान हीरा। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी अगर देखते हैं तो वो कौन सी है, ब्लूमफोंटेन है। कृषि उत्पादन अगर हम इसका देखते हैं, जनजातियाँ अगर हम यहाँ की देखते हैं तो कृषि में देखिए यहाँ का जो मिस्र है ये खजूर उत्पादन के लिए, घाना गोल्ड और कोस्ट जो है केनिया यहाँ पर देखिए जो है ये चाय के लिए, और ट्यूनीसिया जो है जैतून के लिए, ये इसके प्रमुख उत्पादक बन जाते हैं। और अफ्रीका में सीसल नामक एक पौधा होता है, यहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जूट पैदा होता है। स्थानीय जनजातियाँ अगर हम यहाँ की देखते हैं तो जैसे कि पिग्मी हो गई, ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। ये पेड़ों पे झोपड़ी बना करके रहती है। बद्दू सहारा अगर हम देखते हैं तो ये सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। और बुशमैन जो होती है ये भी कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, जो कि यहीं पे पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए मिस्र के किसान यहाँ पे क्या कहा जाता है, इनको फिल्लाह कहा जाता है। और किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर छग्गा जनजाति यहाँ पे क्या होती है, कहवा की कृषि के लिए किलिमंजारो में यहाँ पे क्या करी जाती है, छग्गा जनजाति द्वारा कहवा की खेती करी जाती है। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण सूडान है, तो ये अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है। 9 जुलाई 2011 को बना था। और यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, 193वां सदस्य। और इसकी राजधानी कौन सी है, जूबा।
अब अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, उत्तरी अमेरिका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।